हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट का कॉमर्स का 2021 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैं 10 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 11th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 11वां लेक्चर वीडियो है एंड हम लोग पेपर 2 इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं पेपर 2, वो इस टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 से आज हमें स्टार्ट करना है। 30 क्वेश्चन हम लोग पिछले लेक्चर वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, इसमें मैच करना है। आपको दो लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इसमें आपको मैच करना है। लिस्ट 1 के आइटम एक बार रीड कर रही हूँ। रोल ऑफ कमर्शियल बैंक, एनबीएफसी सर्विस, नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन एंड डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यानी आपको ये पढ़ के समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड सर्विसेज वाले सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन है। लिस्ट सेकंड के अगर आइटम बोलूं तो इसमें है हेल्प टू कंज्यूमर, म्यूचुअल सेविंग बैंक, हायर परचेज एंड म्यूचुअल फंड। तो ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं लिस्ट सेकंड में। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। बेसिकली लिस्ट 1 के आइटम, लिस्ट सेकंड के आइटम मैच कराने हैं और बताना है इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर आपको कॉमर्शियल बैंक, एनबीएफसी, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन के बारे में पता है तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक, और अगर नहीं पता है तो क्या होगा, तो फिर मैं हूं बताने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ए से स्टार्ट करते हैं। लिस्ट 1 का जो पहला आइटम है ए, ठीक है, उससे स्टार्ट करते हैं। आपको मैं सारी जानकारी दूंगी जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है वो सब मैं आपको बताऊंगी। बाकी आपको और डिटेल में पढ़ना है तो फाइनेंशियल सर्विसेज का, जिसमें मैंने कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, आरबीआई वगैरह सारी ही जितने कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस वगैरह है डिटेल में समझाया है। इकोनॉमिक्स में जाइएगा, मेरे चैनल पे जो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है उस पर सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। डिटेल पढ़नी है तो वहां से पढ़ सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए ए क्या है, रोल ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कॉमर्शियल बैंक है क्या। तो कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होता है विच ऑफर सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज टू जनरल पीपल। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होता है जो बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करता है किसको, जनरल पीपल को, कंपनीज को। ठीक है, एंड विच इज रेगुलेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत जो काम करता है। ठीक है, ये मैंने अकाउंट लिख दिया, एसीटी एक्ट, उसके तहत काम करता है कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, इसमें कौन कौन सी फैसिलिटी होती है, जैसे आप इसमें अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लोन की फैसिलिटी, क्रेडिट की, सेविंग अकाउंट फैसिलिटी, ये सब कॉमर्शियल बैंक ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो बताइए लिस्ट सेकंड के कौन से आइटम से मैच हो रहा है। लिस्ट सेकंड के कौन से आइटम से मैच हो रहा है, तो मुझे तो ये सामने ही दिख रहा है पहले आइटम से, इट हेल्प टू कंज्यूमर। जो कॉमर्शियल बैंक है उसका रोल क्या है, इट हेल्प्स टू कंज्यूमर। ठीक, अगला देखते हैं एनबीएफसी। एनबीएफसी, सबसे पहले तो एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या है। NBFC is non-banking financial company। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी वो कंपनी जो नॉन बैंकिंग है। नॉन बैंकिंग यानी जो बैंकिंग फंक्शन जिसके नहीं है। एनबीएफसी क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये वो कंपनी होती है विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट, जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है। और ये किस टाइप के बिजनेस में होती है, इसका काम होता है लोन देना, लोनिंग के बिजनेस में होती है, एडवांसेस के बिजनेस में होती है। ठीक है, इंश्योरेंस वगैरह में डील करती है, हायर परचेज, इंश्योरेंस वगैरह में डील करती है, हायर परचेज में डील करती है। ठीक है, तो ये सब काम होते हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। ठीक, ये मेन एकदम बैंकिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता, ये इस टाइप की लोनिंग, एडवांसेस, यहाँ अकाउंट नहीं खुलवा सकते। ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज नहीं, नॉन बैंकिंग है। ठीक है, और ये कंपनी होती है। ठीक, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, हायर हायर परचेज की सर्विसेज देना, ठीक है, ये सब लीजिंग की फैसिलिटी, तो ये सब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनी होती है उनकी सर्विसेज है। तो अब बताइए बी किससे मैच हो रहा है, तो बी मैच हो रहा है थर्ड से, हायर परचेज। एनबीएफसी में, एनबीएफसी सर्विस की बात करूं तो इसमें हायर परचेज आता है। ठीक, चलिए सी देखते हैं, सी क्या है, नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन जो होता है वो होता क्या है। तो नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, देखिए नाम क्या है, नॉन डिपॉजिटरी, यानी वो इंस्टीट्यूशन जो डिपॉजिट नहीं ले रहा, डिपॉजिट
ठीक है, डिपॉजिटरी से तो यही समझ में आ रहा है कि वो इंस्टीट्यूशन जो डिपॉजिट नहीं ले रहा। अच्छा एक चीज है, वो जो हम सिक्योरिटी मार्केट में जो डिपॉजिटरी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, डिपॉजिट NSDL CDSL, ठीक है वो अलग है, मैं अभी दूसरे डिपॉजिट की बात कर रही हूँ। याद है ना, इंडिया में दो डिपॉजिटरी है, NSDL और CDSL। वो हम लोग MBA फाइनेंस में जब सिक्योरिटीज का पेपर पढ़ते हैं तब वहां पढ़ते हैं। ये वो बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये है नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। तो नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, वो ये इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, दे डोंट एक्सेप्ट डिपॉजिट। ये जो है पब्लिक से इंडिविजुअल से डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करते हैं, नॉन डिपॉजिटरी। इसलिए क्या है, नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, यानी ये किसी टाइप का डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करते पब्लिक से, ठीक है। एंड दे डोंट प्रोवाइड ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज, और ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ये कोई बैंकिंग सर्विस भी नहीं प्रोवाइड करते, ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज। इसका मैं एग्जाम्पल बोलूं तो इसमें आता है आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हुई, जो ब्रोकरेज कंपनीज हुई जिससे शेयर वगैरह बाय सेल करते हैं ना, ब्रोकरेज कंपनीज हुई, पेंशन फंड कंपनीज हुई, वो सब आती है नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन में। ये डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करती पब्लिक से, और ऐसा कोई बैंकिंग सर्विसेज भी नहीं प्रोवाइड करती। तो अब आप बता सकते हैं कि इसमें सही आंसर कौन सा है, ये किससे मैच हो रहा है। तो ये किससे मैच हो रहा है, म्यूचुअल फंड से। तो नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, ब्रोकरेज फर्म है ना, ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो सी किससे मैच हो रहा है, 4 से। अगला है डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। अगला क्या है, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, यानी वो इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कलेक्ट करता है मनी फ्रॉम क्लाइंट एंड इन्वेस्ट करता है इन वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल, ठीक है, और जिससे क्लाइंट को बेनिफिट होता है, ठीक। और ये जो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन है ना, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसी को कहा जाता है म्यूचुअल सेविंग बैंक, इसको म्यूचुअल सेविंग बैंक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये डी किससे मैच हो रहा है, डी सेकंड से मैच हो रहा है, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर कौन सा आंसर है, मैंने सारा मैच करा दिया, बताइए कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन पॉम जो सब्जेक्ट है उससे है, पॉम मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट से है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में कौन सा, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पॉम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो ऑर्गेनाइजिंग, हमने पढ़ा था ना 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पढ़ा था ना, उसमें ऑर्गेनाइजिंग जो टॉपिक है उससे ये क्वेश्चन है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा था एक टॉपिक, ठीक है, सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है मैंने, इवन पॉम तो कंप्लीट मैं अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ, सेपरेट प्लेलिस्ट है। तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक टॉपिक था जिससे ये क्वेश्चन है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो एक होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यहाँ पे उसकी बात हो रही है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो कहा जा रहा है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, आपको फॉल्स बताना है, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले तो जरूरी ये है कि आपको ये पता हो कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक। और एक बार वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। देखिए नाम क्या है, फंक्शनल, देखिए फंक्शनल लिख देती हूँ यहाँ पे, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी ऑर्गेनाइजेशन का वो स्ट्रक्चर विच डिपेंड्स ऑन द फंक्शन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का वो स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन को इस स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया है जो किस पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन पे, ठीक है। यानी किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है उसके बेसिस पे जब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाए ना, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये एक बहुत कॉमन टाइप का बिजनेस स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, कंपनीज को कंपनी का जो स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है उसमें कंपनी को डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, बेसिकली डिफरेंट डिपार्टमेंट यानी डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट एक्सपर्टीज के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। इसमें जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको उनकी स्किल के बेसिस पे, ठीक है, उनकी एक्सपर्टीज के बेसिस पे, ठीक है, उनका रोल क्या है इसके बेसिस पे उन्हें डिफरेंट डिपार्टमेंट में प्लेस किया जाता है। तो दैट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर होता है जनरली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जिनका काम अलग अलग होता है और डिपार्टमेंट डिवाइड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल बता देती हूँ, इससे आपको एकदम झटपट समझ में आ जाएगा। जैसे एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, उसका मतलब सपोज करिए जो प्रेसिडेंट है वो एक हेड पोजीशन हो गई। उसके बाद कंपनी में क्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंट,
कंपनी ने अपने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट फंक्शन के बेसिस पे। तो अलग अलग डिपार्टमेंट क्या हो सकते हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट। तो ये क्या हुआ, ये अलग अलग फंक्शन के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया। ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे अगर मैं सपोज करें फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करूं, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक हेड होगा, फिर इसके नीचे सीनियर मैनेजर होंगे, और फिर उसके बाद जूनियर मैनेजर, मैनेजर, ऐसे करके मतलब इसका हायरार्की होगी। सीनियर मैनेजर, द मैनेजर, उसके बाद जूनियर मैनेजर, फिर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये हायरार्की, और सेम हायरार्की ऑलमोस्ट सारे ही डिपार्टमेंट में होगी, ठीक। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको कहा जाता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जहाँ पे फंक्शन के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है। फंक्शन यानी काम के बेसिस पे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अलग काम है, फाइनेंस का अलग है, एचआर का अलग है, प्रोडक्शन का, परचेज का, आर&डी का अलग है। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो ये मस्ट है, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक। तो मैंने काफी कुछ बता दिया, अब देखते हैं इसमें से कौन सा फॉल्स है। तो पहला है कि फंक्शनल मैनेजर आर स्पेशलिस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव एरिया। तो हाँ, सही बात है, जो एचआर मैनेजर है उसे एचआर का काम आता होगा, फाइनेंस वाले को फाइनेंस का, तो वो स्पेशलाइज होते हैं अपने एरिया में, सही है। अगला क्या है, अगला मैं सी पढ़ती हूँ। इट इज यूजफुल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस। तो हाँ, मैंने बताया था बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, लार्ज स्केल बिजनेस में तो ये बहुत जरूरी है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगला क्या है, द डिसिप्लिन टेंड्स टू बिकम लूज। तो हाँ, ये इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डिसिप्लिन थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो डिसिप्लिन थोड़ा सा लैक करता है, ठीक है। तो ये भी सही है। अगला क्या है, इट इज, अगला और लास्ट बी पढ़ रही हूँ अब मैं ऑप्शन, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो बताइए क्या ये सही है, तो ये गलत है। और वैसे भी ए सी डी सही था, तो अब यही गलत होना है, ठीक है। तो ये क्या है, क्या जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, क्या ये यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, ये पता है ना। यूनिटी ऑफ देखिए, यूनिटी मतलब एक जगह से, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जहाँ पे जितने भी कमांड है वो एक जगह से आ रहे हैं, सबको एक ही इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, ठीक है। एक ही इंस्ट्रक्शन नहीं, मतलब इंस्ट्रक्शन तो अलग अलग है, बट वो कमांड एक ही जगह से आ रहा है। मतलब बेसिकली कहा जाता है वन मिशन वन बॉस स्ट्रक्चर। यूनिटी ऑफ कमांड को ये भी कहा जाता है वन मिशन वन बॉस स्ट्रक्चर, यानी एक बॉस है, सब लोग इसी को रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और यही सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपने देखा यूनिटी ऑफ कमांड तो है नहीं। जो एचआर हेड है वो अपनी एचआर की टीम को संभाल रहा है, जो फाइनेंस का हेड है वो अपनी फाइनेंस की टीम को संभाल रहा है, जो मार्केटिंग का हेड है वो अपनी मार्केटिंग की टीम को संभाल रहा है, उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड तो नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना था फॉल्स, तो यहाँ पे कौन सा फॉल्स है, ऑप्शन बी यहाँ पे फॉल्स है, बाकी ए सी डी ट्रू है, ठीक है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी ऑफ अ बिजनेस फर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको जो क्रेडिट पॉलिसी, किसी भी बिजनेस की जो क्रेडिट पॉलिसी है उसके कंपोनेंट बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कंपोनेंट दिए हैं, आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, कौन सा कंपोनेंट है, ठीक है। कंपोनेंट क्या क्या दिए गए हैं, कंपोनेंट है कलेक्शन पॉलिसी, फैक्टरिंग, इसमें क्या कहा गया है, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। कंपोनेंट बताने हैं क्रेडिट पॉलिसी के, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, कलेक्शन पॉलिसी, फैक्टरिंग, क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट एनालिसिस, टर्म ऑफ सेल, ठीक है। ये 5 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताने हैं कंपोनेंट ऑफ द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ अ बिजनेस, ठीक। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है। और उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन है किस सब्जेक्ट से। तो आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक टॉपिक पढ़ा होगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है सेपरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की भी सेपरेट प्लेलिस्ट है, जहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में ये टॉपिक जो है क्रेडिट पॉलिसी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग एमबीए 4 में पढ़ते हैं, एमबीए 4 सेमेस्टर में ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक पेपर होता है, उसमें पढ़ते हैं। तो ये क्रेडिट पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैं डिटेल में अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ। तो जरूर आप एक बार रेफर कर सकते हैं अगर और डिटेल में पढ़ना है तो, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन को करने के लिए जितनी जानकारी चाहिए वो अभी मैं आपको बताती हूँ। तो पूछा जा रहा है कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। सबसे पहले तो क्रेडिट पॉलिसी है क्या, ये जो वर्ड है क्रेडिट पॉलिसी, 2 वर्ड से मिलके बना है क्रेडिट पॉलिसी, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो भी ट्रेड करती है, जो भी ट्रांजैक्शन करती है, सारा कैश में करे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है,
ठीक है, कोशिश करती है कि कैश में करे, लेकिन क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है इसलिए क्रेडिट पे भी ट्रेड होते हैं, उधार पे। ठीक है, तो क्रेडिट पॉलिसी दो वर्ड से मिलकर बना है, क्रेडिट प्लस पॉलिसी। तो क्रेडिट मतलब उधार पे, जब भी कोई ट्रेड क्रेडिट पे हो, उधार पे हो, ठीक है, चाहे हमने सप्लायर से सामान लिया अभी पेमेंट नहीं किया है, या हमने कोई सामान आगे बेचा है और अभी पेमेंट आना बाकी है, तो जो भी क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग क्या गाइडलाइन है कंपनी की, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट पॉलिसी। समझ में आया? क्रेडिट मतलब उधार, जब भी कोई उधार पे ट्रेड हो, क्रेडिट पे ट्रेड हो, तो उसके रिगार्डिंग क्या गाइडलाइन है, ठीक है, कि किस से क्रेडिट, किस कस्टमर को क्रेडिट ग्रांट किया जाएगा, फिर कितने टर्म के लिए ग्रांट किया जाएगा, ठीक है, किसको किया जाएगा किसको नहीं किया जाएगा, और फिर अगर कलेक्शन करना पड़ा तो किस तरीके से किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग जितनी भी गाइडलाइन है वो सब डिफाइन होती है क्रेडिट पॉलिसी में। ठीक है, और ये क्रेडिट पॉलिसी जो है ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो चलिए अब मैं इसके कंपोनेंट की बात करती हूँ कि इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है दैट इज कलेक्शन पॉलिसी। सबसे पहला क्रेडिट पॉलिसी की अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है दैट इज क्रेडिट पॉलिसी, दैट इज क्रेडिट, oh sorry, दैट इज कलेक्शन पॉलिसी, सॉरी, दैट इज कलेक्शन पॉलिसी। यही असर होता है अगर आप बैक टू बैक तीन चार वीडियो रिकॉर्ड करें ना, तो यही होता है। अ, ये मेरा तीसरा, आज का तीसरा लेक्चर वीडियो है जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इसलिए। तो कलेक्शन पॉलिसी पहला क्या है, कलेक्शन पॉलिसी। कलेक्शन पॉलिसी नाम से ही समझ में आ रहा है, कलेक्शन पॉलिसी यानी जब अगर पैसा कलेक्ट करने की जरूरत पड़े, ठीक है, कस्टमर से, अगर कस्टमर ने टाइमली पैसा नहीं दिया, ठीक है, तो अगर पैसा जब भी कलेक्ट करना हो तो क्लियरली डिफाइंड हो, कंपनी की पॉलिसी में, क्रेडिट पॉलिसी में क्लियरली डिफाइंड हो कि व्हाट विल बी द प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होगा अगर कस्टमर अब पैसा दे ही नहीं सकता, ठीक है, तो क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है, लेट फी वगैरह क्या होगी, ठीक है, किस तरीके से कस्टमर को नोटिफाई किया जाएगा, वो सब इसमें प्रॉपरली डिफाइन हो, तो दैट इज कलेक्शन पॉलिसी। तो ये तो कंपोनेंट है, क्रेडिट पॉलिसी का कंपोनेंट है। ठीक, अगला क्या है, फैक्टरिंग। चलिए मैं पांचों के बारे में बता देती हूँ, फिर आप खुद ही बता देंगे इसमें क्रेडिट पॉलिसी का कंपोनेंट कौन सा है कौन सा नहीं है। पहला कलेक्शन पॉलिसी, ये तो है, अगर क्रेडिट पे दिया है, ट्रांजेक्शन किया है, तो कलेक्शन किस तरीके से होगा इसके रिगार्डिंग गाइडलाइन है, तो ये तो कंपोनेंट है। अगला क्या है, फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग पे भी मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, मेरे चैनल पे है। तो फैक्टरिंग मैंने बताया था ना, ये एक तरीके का फाइनेंस होता है जिसमें बिजनेस, सपोज करिए ये बिजनेस है, ठीक है, कंपनी ए है, तो फैक्टरिंग एक टाइप का फाइनेंस होता है जिसमें ये जो बिजनेस है ये सेल करता है अपने अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, जो अपने अकाउंट रिसीवेबल है। अकाउंट रिसीवेबल मतलब कहीं से जो पैसा कलेक्ट होना था, इनवॉइसेज है, ठीक है, इसको ये सेल करता है टू थर्ड पार्टी, किसी दूसरी थर्ड पार्टी जो है उसको ये सेल कर देता है, ठीक है, और उसके बदले में थर्ड पार्टी कुछ कमीशन चार्ज करती है और इन अकाउंट रिसीवेबल को बाय करती है, ठीक है, और जितना भी पैसा था ये तुरंत इनको दे देती है, कंपनी ए को। ठीक है, तो इस ये जो तरीका है ना फाइनेंस का, दैट इज कॉल्ड फैक्टरिंग, इसको फैक्टरिंग कहते हैं। ये समझ में आया? एक बार फिर से बता रही हूँ, ये एक फाइनेंस का तरीका है जिसमें ये जो कंपनी ए है ये अपने अकाउंट रिसीवेबल को सेल करती है थर्ड पार्टी, ठीक है, फैक्टरिंग जो कर रहा है थर्ड पार्टी इसको सेल करती है, और ये जो थर्ड पार्टी है कुछ कमीशन चार्ज करती है, ठीक, और फिर ये अकाउंट रिसीवेबल को परचेज कर लेती है, और फिर उसके बदले में जो भी पैसा था, अगर 1 लाख का अकाउंट रिसीवेबल था तो ये 1 लाख रुपए इसको पे करती है, और इसके बदले में ये कमीशन चार्ज करती है। तो इससे क्या हुआ, कंपनी ए को तुरंत जो कैश की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई, तो ये फाइनेंस का एक तरीका है। और अब ये जो बी, जो जिसने फैक्टरिंग ये परचेज किया अकाउंट रिसीवेबल, ये अब जो सी अगली पार्टी है उससे जो पैसे रिसीव होने हैं वो अब बी को रिसीव होंगे, तो ये जो तरीका है ना फाइनेंस का, दैट इज कॉल्ड फैक्टरिंग। ठीक, तो यहाँ पे क्रेडिट पॉलिसी के कंपोनेंट में तो फैक्टरिंग का कोई रोल ही नहीं है, तो ये तो है ही नहीं। अगला क्या है, अगला है क्रेडिट रेटिंग। नेक्स्ट इज क्रेडिट रेटिंग। तो क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, ये देखिए, वैसे मैं मेरे चैनल पे जो फाइनेंस के लेक्चर्स है उसमें मैं एक बार डिस्कस कर चुकी हूँ। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। अच्छा चलिए आज का क्विज, आज का क्विज जरा मुझे बताइएगा, नेम एनी टू क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ठीक है, दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का नाम बताइएगा। क्रेडिट रेटिंग होता क्या है वो मैं बताती हूँ। देखिए किसी, चाहे किसी इंडिविजुअल की, चाहे किसी कंपनी की, चाहे किसी कंट्री की भी क्रेडिट रेटिंग होती है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक की जाती है। क्रेडिट वर्दीनेस कि वो क्या उधार देने लायक है कि नहीं है, क्रेडिट वर्दीनेस, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट रेटिंग। तो क्रेडिट रेटिंग क्या है, दिस इज द क्वांटिफाइड असेसमेंट ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बोरोवर। जो बोरोवर होता है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस,
चेक की जाती है, बोरोवर जिसे उधार दिया जा रहा है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस, कि वो उधार देने लायक है कि नहीं है, ये चेक किया जाता है। ठीक है, और ये नंबर्स के फॉर्म में क्वांटिफाइड असेसमेंट होता है। ठीक है, और ये कौन करता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज करती है, तो वही है क्रेडिट रेटिंग। ठीक, तो क्रेडिट रेटिंग का तो यहाँ पे इतना रोल है नहीं। ठीक, अगला देखते हैं क्रेडिट एनालिसिस। ये क्या होता है ये मैंने बता दिया, अभी हम देखते हैं कि ये कंपोनेंट है कि नहीं। अगला क्या है, क्रेडिट एनालिसिस। तो क्रेडिट एनालिसिस क्या है, यानी क्रेडिट देने से पहले पूरी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना, दैट इज क्रेडिट एनालिसिस। हर चीज एनालाइज करना कि इससे पहले भी अगर उसने कहीं से उधार लिया था या कोई ट्रेड किया था तो प्रॉपरली टाइम पे पैसे दिए थे कि नहीं दिए थे, दैट इज क्रेडिट, मतलब यही होता है क्रेडिट एनालिसिस में। डिटेल एनालिसिस किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बिजनेस, इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज क्रेडिट एनालिसिस। अगला क्या है, टर्म ऑफ सेल। टर्म ऑफ सेल, टर्म ऑफ सेल मतलब दो लोगों के बीच में, ए और बी, एक बायर एक सेलर है, इन दोनों के बीच में सेल हुआ, तो कुछ टर्म एंड कंडीशन रही होगी ना, कुछ ऑब्लिगेशन रहे होंगे, कुछ रिस्क रहे होंगे, कुछ कॉस्ट इनकर हुई होगी दोनों को। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड टर्म ऑफ सेल। ठीक है, जब ये गुड डिलीवर हुआ, सेलर से बायर के पास गया, ठीक है, तो जो भी टर्म एंड कंडीशन होगी दैट इज कॉल्ड टर्म ऑफ सेल। राइट, तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट है क्रेडिट पॉलिसी का। ठीक है, चलिए एक एक करके देख रहे हैं। एक तो ये नहीं है, फैक्टरिंग इज नॉट अ कंपोनेंट। ठीक है, फैक्टरिंग तो बता दिया था, अलग ही कॉन्सेप्ट है। और जहां तक क्रेडिट रेटिंग की बात है ना, देखिए क्रेडिट रेटिंग, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो क्रेडिट रेटिंग करती हैं, तो ये भी ऐसा है जिसका कंपोनेंट नहीं है, क्रेडिट रेटिंग कंपोनेंट नहीं है, क्रेडिट एनालिसिस कंपोनेंट है। क्रेडिट रेटिंग कंपोनेंट नहीं है, क्रेडिट एनालिसिस, क्रेडिट एनालिसिस किया जाता है बोरोवर का। ठीक है, तो अगर मैं इसके कंपोनेंट की बात करूं, एक तो कलेक्शन पॉलिसी कि जो बोरोवर होगा उससे किस तरह से कलेक्ट किया जाएगा, ये सब क्लियरली डिफाइन होता है। क्रेडिट एनालिसिस किया जाता है बोरोवर का, एंड टर्म ऑफ सेल, यानी जो भी रिस्क, जो भी कॉस्ट, जो भी ऑब्लिगेशन है बायर सेलर की, वो सब जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो सब डिफाइंड होती है प्रॉपर्ली, दैट इज टर्म ऑफ सेल। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कौन कौन से कंपोनेंट है, ए है, डी है, ई है। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर क्या है, आंसर इज ऑप्शन बी। आंसर क्या है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन। ठीक, और आज का क्विज तो पता है ना, आज का क्विज क्या है, आपको मुझे बताना है किसी दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के नाम। ठीक, वैसे अगर आप न्यूज़ सुनते होंगे तो फिर आप मतलब आपने सुना होगा, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के नाम न्यूज़ में बहुत मतलब फ्रिक्वेंटली लिए जाते हैं, जो बिजनेस न्यूज़ है उसमें। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, और अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में। और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज वीडियो को लाइक किया करिए, हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर किया करिए ताकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें। राइट, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।